साथ मैं हूँ आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं अब खबरों का। आज उत्तर प्रदेश दिवस की स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ सीएम योगी ने भी जनता को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस पर राज्य के निवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये राज्य संस्कृति, साहित्य, कला, राजनीति और सामाजिक परिवर्तन के आदर्श प्रस्तुत करता रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली और परिश्रमी निवासियों के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस पर यहाँ के लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। बीते कुछ वर्षों में राज्य के विकास ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यूपी के लोगों ने कई क्षेत्रों में मिसाल कायम की है। मैं देश की प्रगति में अहम योगदान दे रहे इस प्रदेश की निरंतर समृद्धि की कामना करता हूँ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस की बधाई। इसके गौरवशाली इतिहास, समृद्ध आध्यात्मिक विरासत और स्थापत्य चमत्कारों ने राज्य को भारत के जीवंत मानचित्र पर गौरव का एक अनूठा स्थान दिया। सीएम योगी ने कहा कि आध्यात्मिकता व आधुनिकता की संगम स्थली अंत्योदय के साथ सुरक्षा व समृद्धि के स्वप्न को साकार करती क्रांति धरा उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों को यूपी दिवस की हार्दिक बधाई। आइए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित हों। तो आपको बताते चले कि 74 साल का उत्तर प्रदेश हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम के साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। चले कि यूपी दिवस आज मनाया जा रहा है। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी वासियों को यूपी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। और इस मौके पर यूपी वासी काफी खुश नजर आ रहे हैं। आज यूपी दिवस मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े नेताओं ने, दिग्गजों ने यूपी दिवस की बधाई दी है। आज यूपी दिवस मनाया जा रहा है। यूपी दिवस के मौके पर मंगलवार से 3 दिवसीय समारोह शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती नगर विस्तार स्थित अवध शिल्पग्राम में यूपी दिवस के 3 दिवसीय समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रदेश सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि संस्कृति विभाग, यूपी पर्यटन निदेशालय और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय समारोह में कई राज्यों के लोक कलाकार प्रस्तुति देंगे। अवध शिल्पग्राम में होने वाले समारोह में लखनऊ के निवासियों को कई राज्यों की सांस्कृतिक बारीकियों को देखने का अवसर भी मिलेगा। तो आपको बताते चले कि आज शुभारंभ हो गया है। 3 दिनों तक यूपी दिवस के समारोह का से शुभारंभ हुआ है, जो चलेगा 3 दिनों तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया है। गोमती नगर विस्तार स्थित अवध शिल्पग्राम में इसकी शुरुआत हुई है। इस दौरान सीएम योगी के साथ साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रदेश सरकार के कई मंत्री इस दौरान मौजूद रहे हैं। बताया जा रहा है कि संस्कृति विभाग, यूपी पर्यटन निदेशालय और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय समारोह में कई राज्यों के लोक कलाकार प्रस्तुति देंगे। अवध शिल्पग्राम में होने वाले समारोह के दौरान लखनऊ के निवासियों को कई राज्यों की सांस्कृतिक बारीकियों को देखने का अवसर मिलेगा। यूपी दिवस पर 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ आज से हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समारोह का शुभारंभ किया है और प्रदेश वासियों को भी सीएम ने बधाई दी है। यूपी दिवस की यूपी वासियों को बधाई दी है। गोमती नगर
बंदरियाबाग समेत कई अन्य इलाकों में मंगलवार को बिजली संकट रहेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए पोल व अन्य उपकरणों की रंगाई पुताई करने के लिए बिजली बंद रहेगी। राजभवन के अधिशासी अभियंता टीकेडी द्विवेदी ने बताया है कि कूपर रोड उपकेंद्र के तहत महात्मा गांधी मार्ग, गवर्नमेंट प्रेस, पराग डेयरी, बिजवा हाउस, भारत पेट्रोलियम कार्यालय, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी, बंदरियाबाग चौराहे के आसपास सहित अन्य जगहों की पूर्वाहन 11 से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी और इस दौरान लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कई इलाकों में बिजली का संकट देखने को मिल रहा है। शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी। बिजली बंद रहने की वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और काफ़ी परेशानियां लोगों के लिए इस दौरान खड़ी हो सकती है। जिस तरीके से जब बिजली चली जाती है तो लोग काफ़ी परेशान होते हैं और जब 5 बजे तक बिजली नहीं रहेगी तो लोगों को काफ़ी संकट से जूझना पड़ सकता है। काफ़ी सारे काम अधर में अटके रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए एक सभा को संबोधित किया। मंत्री जितिन प्रसाद शाहजहांपुर की सिधौली ब्लॉक में आयोजित स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां पर मीडिया से बात करते हुए जितिन प्रसाद ने कहा कि सभी चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही स्नातक एमएलसी चुनाव के कार्यक्रम में तिलहर विधानसभा से भाजपा विधायक सलोना कुशवाहा पहुंचे। बीजेपी विधायक सलोना कुशवाहा ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के श्री रामचरितमानस वाले बयान पर जवाब देते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो उल्टा सीधा बोलने के लिए ही जाने जाते हैं। चुनाव में भी उन्होंने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला था, जिसकी सजा उन्हें जनता ने दी। तो आपको बता दें कि शाहजहांपुर दौरे पर पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद पहुंचे हैं। स्नातक एमएलसी चुनाव का कार्यक्रम है, इसमें शामिल हुए हैं जितिन प्रसाद और साथ ही साथ आपको बताते चले कि बीजेपी विधायक सलोना कुशवाहा भी यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के श्री रामचरित्र वाले बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी भी तरीके का बयान देते हैं और उन्हें इसीलिए जाना जाता है, उल्टा सीधा बोलने के लिए ही उन्हें जाना जाता है। चुनाव में भी उन्होंने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला था। बीजेपी जहाँ तक पार्टी का सवाल है, सभी चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं और आपने देखा है जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में। चाहे वो रामपुर लोकसभा का चुनाव हो या आजमगढ़ का चुनाव हो, वो भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में इस बार जनता ने आशीर्वाद दिया है और इस चुनाव में भी आप देखिएगा स्नातक में सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। धन्यवाद। बीजेपी जहाँ तक पार्टी का सवाल है, सभी चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं और आप नेपाल में हुए विमान हादसे में कुल 72 लोगों की जानें गई थी, जिनमें से 4 भारतीय गाजीपुर के रहने वाले थे। मृतकों की शवों की स्थिति खराब होने की सूरत में शवों की शिनाख्त के लिए उनके परिजन को जिला प्रशासन की ओर से नेपाल भेजा गया था। पिछले कई दिनों से मृतकों के परिजन नेपाल में ही थे। गाजीपुर जिलाधिकारी ने इस बाबत मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार की दोपहर मृतकों की शव लेकर परिजन नेपाल से चल पड़े हैं। आज मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिलाधिकारी आर्यका अघोरी ने मीडिया को बताया है कि एम्बेसी से उनकी बातचीत हुई है। इसके बाद पुष्टि हो पाएगी कि चारों मृतकों की डेड बॉडी की शिनाख्त कर ली गई है। जिलाधिकारी ने बताया है कि शवों को उनके परिजन लेकर दोपहर लगभग 1:30 बजे नेपाल से गाजीपुर के लिए रवाना हुए। ऐसी सूरत में मंगलवार को सभी शव गाजीपुर पहुंचे। प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां की गई हैं। शव के आने के साथ ही अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा। नेपाल में जो विमान हादसा हुआ है उसमें गाजीपुर के 4 युवक शामिल हैं। युवक के शवों को भारत लेकर आया जा चुका है। उसके परिवार लेकर आए हैं भारत। आज गाजीपुर चारों दोस्तों के शव पहुंचे हैं और पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज किया जाने वाला है। और इस कार्यक्रम के बाद हम लोग भी वहाँ जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आर्थिक सहायता दी है परिवार को, उसके चेक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी और एमएलसी साहब विशाल सिंह चंचल जी हमारे साथ रहेंगे और सभी परिवारों को ढाढ़स से बांधेंगे और 5-5 लाख की आर्थिक सहायता प्रोवाइड करेंगे। साथ ही चारों परिवारों को पारिवारिक लाभ योजना की धनराशि प्रेषित की जा चुकी है
और सोनू जायसवाल जो इसमें एक विक्टिम थे, शादीशुदा थे, विवाहित थे, उनका परिवार था, तो उनकी पत्नी का विधवा पेंशन बना दिया गया है। और बच्चों के लिए जो बाल सेवा योजना होती है, उसके तहत भी उन दोनों बच्चों का, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन दोनों बच्चों का उनके फॉर्म भी भरवा दिया गया है। तो हम हर तरीके से जो भी योजना के लिए वो लाभार्थी अनुमन्य रहेंगे, उनको हम लाभ दिलाएंगे। परिजन 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी की मांग करे, इससे भी विचार किया जा रहा है क्या? ये उनकी मांग है। आज हम लोग जब जाएंगे तो उनसे बात करेंगे और फिर माननीय मंत्रीगणों के उपस्थिति में जो भी निर्णय होगा वो हम शासन से बात करके उसके अंधविश्वास उन्मूलन एवं निवारण समिति के नागपुर प्रकरण के बाद से ही लगातार नेशनल मीडिया एवं सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम सरकार अर्थात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री छाए हुए हैं। जब से चैलेंज वाला प्रकरण सामने आया है, तब से लेकर अब तक लगातार उनके समर्थकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। ऐसे में पहले से तय उनके कथा प्रोग्रामों में भी वृद्धि होती दिख रही है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश के संगम नगरी प्रयागराज में 2 फरवरी को बागेश्वर धाम का दरबार सजेगा। दरअसल प्रयागराज में शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर मेजा तहसील के कुंवरपट्टी गांव में धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होने वाला है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री मेजा में मां शीतला कृपा महोत्सव में भी शामिल होने के लिए आएंगे। मां शीतला कृपा महोत्सव तकरीबन 4 घंटे का होगा। ऐसे में बागेश्वर सरकार सिर्फ 1 दिन के लिए ही प्रयागराज आ रही है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री प्रयागराज के माघ मेले में आकर संगम में आस्था की डुबकी लगा सकती है। आपको बता दें, विवादों के बाद धीरेन्द्र शास्त्री का यूपी में ये पहला कार्यक्रम होगा। जानकारी के अनुसार धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में लाखों की संख्या में भीड़ जुटने की उम्मीद जताई जा रही है, जहां प्रयागराज के साथ ही आसपास के भी कई जिलों से श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर लगातार विवाद खड़े हो रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। राजनीति इस पर तेज हो गई है और लगातार उनके दावों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विवादों में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री घिरे हुए हैं। इसी बीच बागेश्वर धाम की लोकप्रियता भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार अब संगम नगरी में सजने वाला है। इस दौरान भारी समर्थकों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। रोहतक बार एसोसिएशन ने पूरी तरह काम बंद कर दिया है, पर पूरे प्रदेश में आज काम बंद रहेगा। आपको बताते चले तो शाम में लिटिगेशन हॉल में वकीलों को ना बैठने को लेकर ही पूरा हंगामा खड़ा हुआ, जिसके बाद सभी वकीलों ने साफ कर दिया कि इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रोहतक जिला प्रधान ने कहा कि अगर वकीलों के बैठने की व्यवस्था नहीं होगी तो काम कैसे न्यायालय का कामकाज भी इससे बेहद प्रभावित होगा। बार प्रधान लोकेंद्र फोगाट ने मांग की है कि वकीलों को लिटिगेशन हॉल में बैठने की व्यवस्था की जाए। इसको लेकर अगर व्यवस्था नहीं की जाती है तो इस दौरान आंदोलन किया जाएगा और वर्क सस्पेंड कर दिया गया है। रोहतक बार एसोसिएशन ने पूरी तरीके से काम बंद कर दिया है। लिटिगेशन हॉल में बैठने को लेकर विवाद है और इसको लेकर वकील काफी आक्रोश में है। बार प्रधान लोकेंद्र फोगाट ने मांग की है कि लिटिगेशन में वकीलों को बैठने दिया जाए। शाम के अंदर नया न्यायिक परिसर बना है, जिसके अंदर वकीलों के बैठने के लिए चैम्बर की व्यवस्था का अभी तक इंतजाम नहीं हो पाया है और जो जहां चैम्बरों की अलॉट करी है उसे 1 से 1.5 साल बनने में लगेंगे। तो वकीलों की मांग ये है कि वहाँ जो लिटिगेंट हॉल बना है, जैसे हमारे यहाँ बना हुआ है, जब तक वकील साथियों बैठने के लिए दिया जाए। जो भी वहाँ पे अथॉरिटी है उनका ये कहना है कि लिटिगेंट हॉल लिटिगेंट्स के लिए है, वकीलों को नहीं दिया जा सकता। हमारा यह कहना है कि लिटिगेंट बगैर वकील क्या करेंगे वहाँ आके, और जब तक वकीलों के लिए एक समुचित व्यवस्था नहीं होती बैठने की, वो कामकाज कैसे कर पाएंगे। तो शाम के अंदर नया न्यायिक परिसर बना है।
तो इसी बीच फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आ रही है। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के पपड़ी गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। गन्ना लदे ट्रैक्टर ट्रॉली से एक बड़ा हादसा हुआ है। 10 साल के बच्चे को ट्रॉली ने कुचल दिया है। बच्चा सड़क पार कर रहा था, इसी दौरान ये हादसा हुआ है। 10 साल बच्चे की उम्र बताई जा रही है, जहां गन्ना लदे ट्रैक्टर ट्रॉली से एक बड़ा हादसा हुआ है और बच्चे की इस दौरान मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों में बच्चे की मौत के बाद से कोहराम मचा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर गन्ने से लदा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक 10 साल के मासूम बच्चे को रौंद दिया है और इसी बीच बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बच्चा सड़क पार कर रहा था जब ट्रैक्टर ट्रॉली से ये हादसा हुआ है। फर्रुखाबाद से ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बच्चे की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। बच्चे की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जिले के वन रेंज में ग्राम पंचायत छाछपारा कानूनगो पौधशाला में वन विभाग की नर्सरी में एक दर्जन बाल मजदूर काम कर रही हैं। बच्चों से काम करवाया जा रहा है। जिन बच्चों के हाथों में कॉपी किताबें होनी चाहिए वो छाछपारा कानूनगो के एक वन विभाग की नर्सरी में मजदूरी कर रही हैं। मिट्टी भराई का काम कर रही हैं। विभागीय नियम कानून और प्रतिबंधों के बावजूद ताक पर रखकर बच्चों से कम कीमत पर काम कराया जा रहा है। यहाँ बाल श्रम कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं लोग। पौधरोपण अभियान के दौरान यहां से ब्लॉक क्षेत्र में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, ग्राम पंचायतों के अलावा विभिन्न सरकारी विभागों में पौधों की आपूर्ति की जाती है। अब इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि बच्चों से यहाँ पर मजदूरी करवाई जा रही है, बच्चों से यहाँ पर काम करवाया जा रहा है। बाल मजदूरी एक जुर्म माना जाता है, लेकिन इस नर्सरी में बच्चे मासूम काम करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और बाल मजदूरी के जितने भी कोशिशें की जाती हैं बाल मजदूरी ना हो, उन सभी तमाम दावों की यहाँ पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बाल मजदूरी का काम अभी भी नहीं रुक रहा है और लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस नर्सरी में बच्चे काम करते हुए नजर आ रहे हैं और पूरे मामले की जांच अब की जा रही है। कानपुर देहात से बड़ी खबर बता दें आपको, एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। शादी समारोह में शामिल होकर बाइक सवार लौट रहे थे। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती करा दिया है। एक की मौके पर ही मौत हुई है, गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तेज रफ्तार के कहर की वजह से ये हादसा हुआ है। इस दौरान एक की मौके पर मौत हुई है और एक गंभीर रूप से घायल है। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है घायलों का। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। इस दौरान ये पूरा हादसा हुआ। शादी समारोह में शामिल होकर बाइक सवार वापस लौट रहे थे, तब यह हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर। गोरखपुर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र के जाफरा बाजार में पिकअप ड्राइवर को बदमाशों ने गोली मार दी। बताते चले घायल अवस्था में इलाज के लिए युवक को तुरंत जिला अस्पताल लाया गया। घायल युवक की उम्र 25 साल बताई जा रही है, जिसका नाम रियाज है और वो तिवारीपुर का रहने वाला है। वहीं घायल युवक के बड़े भाई ने बताया है कि उनके भाई ने खुद फोन करके बताया कि उन्हें कुछ लोगों ने गोली मार दी। घायल युवक का इलाज फिलहाल जिला चिकित्सालय में इमरजेंसी में चल रहा है। गोरखपुर से बता दें आपको, युवक को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी है। युवक खुद भाई को फोन करके
जानकारी दिया है। युवक ने खुद ही जानकारी दी अपने भाई को फोन करके। ये पूरी तस्वीरें जो है गोरखपुर की है। घायल का अभी इलाज चल रहा है इमरजेंसी वार्ड में। घायल युवक की उम्र लगभग 25 साल बताई जा रही है और बदमाशों ने जैसे ही गोली मारी है, घायल अवस्था में ही अपने भाई को इस घटना की जानकारी युवक ने दी है। घायल अवस्था में इलाज के लिए युवक को तुरंत ही जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उपचार उसका चल रहा है। फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले लगातार बढ़ते जा रही हैं। ताजा मामला सामने आया है, जहां दबंग ने महिला की छत पर चढ़कर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। महिला ने दबंग युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस महिला की सुनवाई नहीं कर रही है, जिसे लेकर महिला बेहद परेशान है और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। महिला का कहना है कि कई बार दबंग उसे जान से मारने की धमकी भी दे चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी महिला की एफआईआर पर आगे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस इस मामले पर कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है और आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। महिला दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और बेहद परेशान होकर महिला पुलिस थाने पहुंची। वहां पर एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन एफआईआर पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया था, जिसकी एफआईआर दर्ज महिला ने करवाई थी थाने में, लेकिन पुलिस अधिकारी इसको कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई बार महिला को जान से मारने की धमकी दबंग दे चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं हो रही है। ये घटी थी कि 14 तारीख को सोनू मेरी छत पे आए और मेरा काट दिया और कहने लगे कि मुकदमा वापस ले लो। तो मैंने कहा मुकदमा वापस नहीं लेंगे। तो इनने मतलब मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की। तब मैंने थाने में, कमालगंज थाने में पुलिस की शिकायत करी, तो वहाँ पे मुकदमा लिखा गया मेरा 20 तारीख को, लेकिन कोई भी अभी पकड़ा दकड़ी नहीं हुई है। और आके घर पे कल आए मेरे घर पे और कहने लगे मुकदमा वापस ले लो। तो मैंने कहा मुकदमा वापस नहीं लेंगे। तो कहने लगे मैं जान से। ओमकार न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।